हेलो परिंदो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बेहतर चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संघवाद, और संघवाद में अगला टॉपिक है विकेंद्रीकरण, मतलब भारत में विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब हमको पहले पता होना चाहिए कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है। विकेंद्रीकरण का मतलब किसी शक्तियों को बंटवारा कर देना। तो विकेंद्रीकरण, इसका मतलब होता है शक्तियों को बंटवारा कर देना, शक्तियों का बंटवारा। समझे। तो भारत में विकेंद्रीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारत विशाल देश है, मतलब कि यहाँ पर डाइवर्सिटी इतनी है कि लोगों की ज़रूरतों को ध्यान देने के लिए वहाँ की एक स्थानीय सरकार का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए वहाँ भारत में विकेंद्रीकरण करना पड़ा, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी बहुत थी। क्योंकि हर जगह क्या कहते हैं, देश में हर एक सरकार का पहुंच पाना बड़ा मुश्किल था। वहाँ पे हर जाति, हर वर्ग के लोगों को ध्यान दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें विकेंद्रीकरण ज़रूरत पड़ गई। तो विकेंद्रीकरण का पहले मतलब समझ लीजिएगा। जब केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब जब केंद्र और राज्य के अलावा एक सरकार और बना दी जाती जो गाँव, मतलब कि छोटे स्तर पे काम करती रहे, क्योंकि उसको इसका नॉलेज अच्छा होगा। क्योंकि राज्य सरकार जो है ये एक पूरे राज्य को देख रही है, मगर इन छोटे इलाकों को ध्यान दे पाना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक स्थानीय सरकार का गठन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इससे शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। शुरुआत में तो इसे नाम मात्र के लिए कर दिया गया। तो भारतीय संविधान में भी विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया गया और सभी राज्यों से गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहर में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया। मतलब तब इसके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी। इनका क्या कहते हैं, नियमित रूप से न चुनाव होता था, न ये अपने अपने हिसाब से काम कर सकते थे, ना इनको क्या कहते हैं समय से पैसे दिए जाते थे। तो सिर्फ एक नाम मात्र के कि भाई साहब तुम्हारा काम तुमको ला दिया गया, पर मगर तुम अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते। तुमको हर चीज़ के लिए राज्य सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और क्या कहते हैं, और बाकी भी काम में देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हुई, मतलब कि हाथी के दांत जैसे थे, दिखाने के हैं मगर खाने के लिए नहीं थे। तो भारतीय संविधान में भी विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया गया और सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहर में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया। मतलब इनको कोई किसी प्रकार की भी छूट नहीं दी गई थी। पर ये अगर छूट नहीं दी जाएगी तो ये कब तक चल पाएगा। किसी देश को अच्छे से डेवलप करना है तो उसका क्या कहते हैं, नीचे से विकास होना जरूरी है। कोई भी चीज़ अगर आप जैसे शादी कर रहे हैं, तो शादियों में क्या होगा, शादियों में जिसके पास पैसे हैं वो अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकता। वो अपनी शक्तियों को बंटवारा कर देता है कि लो ये पोर्शन आप संभालो, ये पोर्शन आप संभालो। मतलब कि हर लोग को जो जिस चीज़ में मजबूत है उसको वो पोर्शन दे दिया जाता है कि वो अपना काम उस हिसाब से करे। वैसे ही इसमें विकेंद्रीकरण का मतलब भी यही हो जाता है कि अब एक हिसाब से सब चीज़ें बांट दी जाती है ताकत की। तुम्हारे पास इतनी ताकत, तुम इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, तुम इस क्षेत्र का विकास, मतलब कि सारे क्षेत्रों को विकास करने के लिए अलग अलग पावर्स बनाई जाती है इसी। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ताकत नहीं दी जाएगी तो कब तक क्या कर सकते। फिर वास्तविक फेज पे, मतलब कि हमारी जो सरकार थी उसने ध्यान दिया कि जब तक एक स्थानीय सरकार को मजबूत नहीं किया जा सकता तब तक देश एक अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर वास्तविक विकेंद्रीकरण, मतलब 1992 में संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन करके स्थानीय सरकार को और मजबूत बनाया गया। तो देखिएगा, पढ़िएगा, 1992 में संविधान संशोधन से क्या हुआ था, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तिशाली, मतलब ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, ताकि कि ये अपने हिसाब से काम कर सकते और देश की डेवलपमेंट में बराबर का योगदान, एक अच्छा योगदान दे सके। तो इसमें देखो अब संशोधन में क्या क्या हुआ। संविधान संशोधन में देखो, पहले क्या, अब स्थानीय स्वशासी निकायों की चुनाव नियमित। पहले देखो चुनाव सही समय से नहीं होते थे। चुनाव सरकार अपने मन से राज्य सरकार अपने हिसाब से करवाती थी कि कभी मतलब कि करवाए या फिर ना करवाए, वैसे पड़ा रहने थे। मतलब कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी। मगर इस 92 का जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद से सब नियमित रूप से चलने लगा। मतलब कि नियमित रूप से चुनाव होने लगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया।
इसके लिए सीटों का आरक्षण किया, मतलब कि जैसे जो अनुसूचित जाति SC ST या फिर OBC जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, मतलब कि ये नहीं कि किसी एक पार्टी पे इस पर अपना राज्य कर सके, इनके हिसाब से सीटों का आरक्षण किया गया। फिर महिलाओं के लिए 1/3 पद, मतलब कि 1/3 पद पे महिला को होना आवश्यक हो। जैसे कि अगर क्या कहते हैं क्या कहते हैं 30 सीटें हैं तो उसमें 10 सीटें महिलाओं के लिए होगी, कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। उसके बाद हर हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन। देखिए अब चुनाव आयोग का गठन हुआ। अब चुनाव यहाँ क्या नियमित रूप से चुनाव तो हो रहे हैं, पर उसके लिए एक चुनाव आयोग का भी गठन किया गया। अगला क्या है, राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय सरकारों को देना पड़े। जब तक ये अधिकार या फिर अपने मतलब कि कुछ पैसे या फिर मतलब नहीं देंगे तो वो कहाँ से कर पाएंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय सरकार को देना पड़ा है। स्थानीय सरकार क्या होती है, पहली बात देखो, अपनी भारत एक संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था मतलब कि जहाँ जहाँ एक से अधिक स्तर की सरकार है। तो हमारे यहाँ तीन स्तर की सरकार हुई हैं। पहली है, ये ध्यान दीजिएगा, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, तो 3 स्तर की सरकार है। तो हम लोग बात इस पे कर रहे हैं, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है। अभी ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप समझ गए कि भारत में विकेंद्रीकरण क्यों जरूरी हुआ। अब देखो गाँव के स्तर पर कौन सी सरकार होती है, पंचायती राज। इस पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। अब ग्राम पंचायत का गठन कौन, ग्राम पंचायत का देखो नियमित रूप से चुनाव होता है। तो चुनाव में हिस्सा कौन लेते हैं, वहाँ के जो मतलब प्रत्येक गांव में, पहली बात तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। और ग्राम पंचायत होती है तो वहाँ पे वहाँ क्या कहते हैं, चुनाव होते होंगे। तो चुनाव कौन, मतलब चुनाव में हिस्सा कौन लेते हैं, वहाँ के वयस्क, मतलब उस गांव के जो वयस्क मतलब जो वोट देने 18+, जो वोट देने की मतलब कि उम्र पार कर चुके, जो वयस्क गांव के वयस्क गांव के वयस्क पर्सन जो है, वहाँ के वयस्क लोग हैं, वयस्क लोग चुनाव में भाग लेते हैं। तो ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। गांव के वयस्क लोग चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इनके सदस्य होते हैं। तो यहाँ के सदस्य को पंच कहा जाता। कुछ सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत में कुछ सदस्य और अध्यक्ष होता है। सदस्य को क्या कहते हैं, सदस्य को वहाँ का पंच कहते हैं। और अध्यक्ष जो होता है वहाँ का सरपंच होता है। तो आपको समझ में आया ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत मतलब छोटे मोटे जो गांव की जैसे कुछ भी दिक्कतें हैं तो उसका निर्णय ये करेगी। वहाँ पे मतलब वहाँ के क्या कहते हैं, छोटे मोटे काम ये करेगी। तो ग्राम पंचायत क्या, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। गांव के वयस्क लोग चुनाव में भाग लेते हैं। कुछ वहाँ के जो सदस्य होते हैं, वहाँ सदस्यों को
पंच कहते हैं और एक अध्यक्ष होता है उसको सरपंच कहते हैं। तो आप समझ गए ये ग्राम पंचायत क्या होती है। और ग्राम पंचायत देखो कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन करती हैं। मतलब कि ये कई ग्राम पंचायत, एक नहीं होगी, मतलब कई ग्राम पंचायत मिलके एक पंचायत समिति का गठन करती है। और कई पंचायत समिति जो होती है ये मिलकर के एक जिला परिषद का गठन करती है। कई पंचायत समिति मिलके जिला परिषद का गठन करती है, ये जिले के स्तर पर होती है। तो मंडल स्तरीय पंचायत होती है पंचायत समिति, और जिला परिषद इसमें कौन होते हैं, उस जिले से लोकसभा और विधानसभा में के चुने गए सांसद, मतलब कि वहाँ के सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के कुछ अधिकारी भी सदस्य होते हैं किसके, जिला परिषद के। तो समझ में आ गया आपको कि ग्राम पंचायत क्या होता है, पंचायत समिति क्या होता है और जिला परिषद क्या होता है। तो ग्राम पंचायत क्या होता है, पहले प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। गांव के वयस्क लोग जो वहाँ पर मतलब कि जो बाध्यता मतलब कि वोट दे सकते हैं उनको वयस्क कहते हैं। 18+ जो होते हैं 18 उम्र से एबव वाले लोग चुनाव में भाग लेते हैं। वहाँ के सदस्य को पंच कहते हैं और जो अध्यक्ष होते हैं सरपंच। कई ग्राम पंचायत मिलकर के एक पंचायत समिति का गठन करती है जो जिसे मंडल स्तरीय पंचायत कहते हैं। और कई पंचायत समिति मिलकर एक जिला परिषद का गठन करती है, जिसमें आपके क्या कहते हैं उस मतलब वहाँ उस जिले से जिस जिले में ये पंचायत जिला परिषद होगी वहाँ से जो चुने गए क्या कहते हैं लोकसभा या विधानसभा के विधायक सांसद विधायक जो होते हैं वो होते हैं, या फिर क्या होते हैं विधायक जिला स्तर के जो कुछ अधिकारी भी उसमें होते हैं। तो आपको समझ में आ गया ग्राम पंचायत। अब ये तो ग्राम पंचायत क्या गाँव के स्तर पर। अब नगर के स्तर पर क्या होती है, नगर पालिका। नगर पालिका ये शहर के स्तर पर होती है। तो पहला पहला क्या आएगा, शहर के स्तर पर। और बड़े शहरों में नगर निगम। नगर निगम बड़े शहरों में कार्य करता है। अब ये आप लोग बता सकते हैं, आप शहर से हैं या गांव से, तो समझ सकते हैं कि अगर गांव से होंगे तो ग्राम पंचायत को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और नगर पालिका नगर निगम को भी समझ जाएंगे। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो समझेंगे ही चीज़ें। तो नगर पालिका क्या होती है, शहर के स्तर पे होती है। अब बड़े शहरों के स्तर पर नगर निगम होते हैं। नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं उसे मेयर कहते हैं। शहर का मेयर कहलाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई कि क्या होता है भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है तो शक्तियों का बंटवारा। तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है और तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो उस सत्ता का विकेंद्रीकरण केंद्र राज्य स्थानीय, यही हमारे देश में इतनी ऐसी संघीय व्यवस्था चलती है। तो भारतीय संविधान में भी विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया गया और सभी राज्यों को गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहर में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था पहले। मगर बाद में इसमें डेवलपमेंट किया गया कि जब लोग मतलब वहाँ की सरकारें समझ रही थी ऐसे अगर करेंगे तो ये डेवलप नहीं हो पाएगा चीज़ें। तो उसमें संविधान संशोधन किया गया 1992 में। तो उसमें कुछ नियम लाए गए। नियम क्या थे, इसमें स्थानीय सरकारों को शक्तिशाली बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों को चुनाव नियमित रूप से किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटों का आरक्षण किया जाएगा। महिलाओं के लिए 1/3 पद को आरक्षण किया जाएगा। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। फिर राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय सरकारों को देना पड़ा। गांवों के स्तर पर स्थानीय सरकार जैसे कौन सी पंचायती राज ग्राम पंचायत
प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। गांव के वयस्क लोग चुनाव में भाग लेते हैं। जो वहाँ के सदस्य जो होते हैं उनको पंच कहते हैं, और वहाँ के में जो अध्यक्ष होता है उसे सरपंच कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हैं सरपंच। ग्राम पंचायत, कई ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति का गठन करते हैं, जिसे जो मंडल स्तरीय पंचायत होती है, उसके ऊपर कई जिला परिषद होती है, जो कई पंचायत समिति मिलके जिला परिषद का गठन करती है। पंचायत समिति, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, ये पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? इसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ग्राम पंचायत। यहाँ के चुने गए लोगों, मतलब जो चुने गए लोग होते हैं, वो इनके सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो इतना आपको समझ में आएगा। नगर पालिका शहरों के स्तर पर होती है और नगर निगम बड़े शहरों में कार्य करता है। तो यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं उनको मेयर कहा जाता है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक या कर दो, और जो ना समझ में आया तो एक बार कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।